हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को यह आदत है कि वो मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है? या कभी आपने सुना है किसी व्यक्ति को केवल इतनी ही आदत है कि वो पहले किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा और हत्या करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होगी उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा? क्या इस संबंध में भारतीय परिदृश्य में कोई ऐसा कानून है जो ऐसे व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करता हो? क्या इस संबंध में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई ऐसा प्रावधान बनाया गया है जो ऐसे आचरण को अपराध की परिभाषा के अंतर्गत लाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले किसी महिला की हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो क्या ऐसा आचरण आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित बलात्कार और 376 में दंडनीय बलात्कार के अपराध का दोषी होगा? या मान लीजिए ऐसे व्यक्ति ने किसी पुरुष की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो क्या यह आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत एक अपराध गठित करेगा? क्या इस संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर कोई कानून है, किसी देश में कोई कानून बनाया गया है? और ऐसे आचरण को क्या कहा जाता है? तो इन सभी प्रश्नों पर विधिक परिचर्चा करने के लिए मैं जेडी उपाध्याय, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे आचरण को अंग्रेजी भाषा में नेक्रोफिलिया कहा जाता है और नेक्रोफिलिया को नेक्रोफिलिज्म, थैनाटोफिलिया और नेक्रोक्लेसिस भी कहा जाता है। प्रश्न आता है नेक्रोफिलिया का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक्रोफिलिया का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि वैश्विक स्तर पर नेक्रोफिलिया से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, फिर अंत में भारतीय परिदृश्य की हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस शब्द को जिसे हम कहते हैं नेक्रोफिलिया। तो नेक्रोफिलिया जो टर्म है वो ड्राइव होता है टू टर्म से, जो कि ग्रीक टर्म है। फर्स्ट इज नेक्रोस एंड सेकेंड वन इज फिलिया। नेक्रोस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और फिलिया का मतलब होता है लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो इसका मीनिंग हुआ, नेक्रोफिलिया का मीनिंग हुआ कि जब किसी पर्सन को डेड बॉडी के प्रति आकर्षण हो जाए, डेड बॉडी के प्रति प्यार हो जाए, या डेड बॉडी से वो शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखे, तो उसको नेक्रोफिलिया कहा जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जिसको यह आदत है कि किसी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, सब प्यार किया जाए, तो नेक्रोफिलिया कहलाता है। प्रश्न आता है कि इस संबंध में वैश्विक स्तर पर क्या प्रावधान है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि कैलिफोर्निया नामक एक जगह है जहां पर ए केनियर और आरटी थॉमस नाम के दो व्यक्ति थे, और इन दोनों ही व्यक्तियों को यह आदत थी और वो इस आदत में थे कि पहले किसी व्यक्ति की वो हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे।
उनका जो आकर्षण था वो केवल और केवल डेड बॉडीज के ही प्रति था। इसीलिए वो क्या काम करते थे कि पहले लोगों को फंसाते थे और फंसाने के बाद उनकी हत्या कर देते थे, और हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं शामिल होती थी। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा आचरण बलात्कार की परिभाषा में आता है? और मैं बता देना चाहता हूं कि मॉर्गेट एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि अमेरिका का था जिसको पहली बार नेक्रोफिलिया के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अब सबसे सुसंगत प्रावधान यह है कि क्या भारत में भी ऐसा कोई कानून प्रचलित है जो नेक्रोफिलिया नामक अपराध को दंडित घोषित करता हो? तो मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय परिदृश्य के अंदर नेक्रोफिलिया से संबंधित जो प्रावधान है उनको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा रेप क्या है, अननेचुरल लस्ट क्या है और इससे संबंधित प्रावधान क्या है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एक महिला की हत्या की और हत्या करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। तो पहला सवाल कि क्या ऐसा कार्य बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा? तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप आईपीसी की सेक्शन 375 को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि बलात्कार का अपराध केवल और केवल पुरुष करेगा और बलात्कार का अपराध केवल और केवल महिला के प्रति होगा। अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो महिला जिसकी हत्या कर दी गई है, क्या वो महिला शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं? मैं यहीं पर एक सुसंगत प्रावधान को और ऐड करना चाहूंगा जो है आईपीसी की धारा 46, जिसमें बताया है डेथ शब्द को, और यह बताया है डेथ का मतलब होगा एक ह्यूमन बीइंग की डेथ, अर्थात एक मानव की मृत्यु को हम यहां पर मृत्यु कहेंगे अर्थात डेथ कहेंगे। तो प्रश्न यह आया कि क्या वो जो महिला शब्द है उसमें एक डेड बॉडी काउंट होगी? तो मैं बता देना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर का अगर इंटेंशन यह होता कि उस महिला शब्द के अंतर्गत एक डेड बॉडी भी आए तो कहीं ना कहीं 375 के अंतर्गत उस डेड बॉडी को लिखा जाता। अगर वहां नहीं लिखा है तो इसका सार्थक अर्थ यह है कि एक डेड बॉडी के साथ में किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स आईपीसी की धारा 375 और 376 में रेप के ऑफेंस के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात यह रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। प्रश्न आता है, मान लीजिए कि एक पुरुष की हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एक पुरुष ने। तो एक पुरुष के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाना बिना उसकी सहमति के, तो ये 377 का ऑफेंस बनता है। पर प्रश्न यह है कि क्या वो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है, जो मर गया है, जो अपनी सहमति दे ही नहीं सकता, तो क्या उसके साथ में ऐसा किया जाना 377 का अपराध कारित करेगा? तो मैं बता देना चाहता हूं कि 377 के अंतर्गत भी यह अपराध नहीं आएगा। कारण उसका केवल यह है क्योंकि वहां पर भी जीवित व्यक्ति की बात है, अर्थात ना ही तो यह अपराध 375 का हुआ और ना ही यह अपराध 377 का हुआ। प्रश्न ये आया, क्या इससे संबंधित कोई और सुसंगत प्रावधान है? तो मैं इस प्रश्न को डील करने के लिए आपको लेकर चलता हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं लीगल पर्सनालिटी को, विधिक व्यक्ति को, तो वहां पढ़ाया जाता है आपको कि एक मृत व्यक्ति की लीगल पर्सनालिटी क्या होगी। क्या मरा हुआ व्यक्ति विधिक व्यक्ति कहलाएगा? क्या अजन्मा व्यक्ति विधिक व्यक्ति कहलाएगा? क्या एक काल्पनिक व्यक्ति विधिक व्यक्ति कहलाएगा? क्या एक जानवर, पशु विधिक व्यक्ति की परिभाषा में आएगा? तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जो एस्पेक्ट है वो ये कहना चाहता है कि भाई देखो, लीगल पर्सनालिटी हम उसको कहेंगे जो राइट्स एंड ड्यूटीज को होल्ड कर सके।
जो कानून के द्वारा अधिरोपित किए गए अधिकारों को, कर्तव्यों को अगर धारण कर सकता है, वो विधिक व्यक्ति की परिभाषा में आएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति है अर्थात मानव है, या कृत्रिम व्यक्ति है अर्थात वो संस्थाएं हैं, कंपनी है, निगम है जिसमें मानवीकरण हुआ है, अर्थात कानून की दृष्टि में भी उनको कुछ विधिक अधिकार और कर्तव्य दिए हुए हैं। तो मैं यहां पर केवल और केवल बात करूंगा मृत व्यक्ति की, मैं बात नहीं करूंगा अजन्मे व्यक्ति की, मैं बात नहीं करूंगा यहां पर पशुओं की। अब मृत व्यक्ति को क्या विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है? क्या वो अधिकार और कर्तव्य दोनों को धारण कर सकता है? तो इस संदर्भ में ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जो एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि देखो, मृत व्यक्ति को अगर हम देखें तो मृत व्यक्ति को सामान्यतः विधिक व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। कारण, ऐसा व्यक्ति ना ही तो विधिक अधिकारों को धारण कर सकता है और ना ही विधिक कर्तव्यों को धारण कर सकता है। परंतु मित्रों, फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, कुछ विशेष प्रावधानों में उसको विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, या हम यह कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उसकी जो अंतिम इच्छा है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। कैसे? कि मान लीजिए हम चर्चा कर रहे हैं कि विधिक व्यक्ति वो है कि नहीं है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद उसके अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उसके वो अधिकार और कर्तव्य बने रहते हैं। नंबर एक, अगर ऐसा व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद उसकी जो अंतिम इच्छा होगी उसको कानून प्रोटेक्ट करेगा, अर्थात जो उसकी अंतिम वसीयत है उसको उसके हिसाब से निष्पादित किया जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर उसको कहीं दफना दिया गया है तो आईपीसी की धारा 297 ये प्रावधान करती है कि अगर उसके बॉडी के साथ में कोई भी डिस्टरबेंस करता है, कब्रिस्तान से उसको खोद लेता है ना, या और कोई भी किसी भी तरीके का प्रावधान ऐसा करता है, तो वो 297 में एक ऑफेंस होगा। और कुछ हद तक आईपीसी की धारा 499 और 500 ऐसे व्यक्ति की मानहानि से संबंधित संरक्षण भी प्रदान करती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि यह कहा जाए कि एक व्यक्ति अगर मर गया है और मरने के बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, तो क्या वो बलात्कार होगा या अननेचुरल लस्ट होगा? तो मैं आप लोगों को बड़ा सार्थक आंसर देता हूं, वो ये है कि दोनों में से कोई भी अपराध नहीं होगा, बिकॉज 377 और 375 के अंतर्गत एक डेड बॉडी काउंट नहीं होगी। हां, ये एक बात अलग है कि आर्टिकल 21 के अंदर एक डेड बॉडी का उचित रूप से संस्कार किया जाना विधि संगत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बात समझ आई होगी कि एक डेड बॉडी के साथ में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यह ना ही बलात्कार की श्रेणी में आएगा और ना ही ये अननेचुरल लस्ट की श्रेणी में आएगा। हालांकि केंद्रीय सरकार को इस पर कुछ प्रावधान बनाने की आवश्यकता है, लेकिन यदि देखा जाए तो डेड बॉडी के संबंध में कुछ सुसंगत प्रावधान 297 के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं, परंतु ऐसा अपराध जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित है डेड बॉडी के साथ में, वो 297 में भी कवर नहीं होगा। इस पर आने वाले समय में हमारी केंद्र सरकार को कुछ सुसंगत प्रावधान बनाने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।